हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम अकेडमिया। आज हम हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या समझने वाले हैं कि जब भी कोई नेशन इंडिपेंडेंट होता है, जैसे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था ताकि वो अपना नेशन बिल्ड कर सके। यानी कि नेशन बनाने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हम उसको इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। ये वीडियो वन शॉट होगी, तो ये ध्यान रखना है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि इस चैप्टर को पूरा अच्छे से आप समझ पाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आपको पता है कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट हुआ था, ठीक है, 1947 के अंदर। अब 14 अगस्त की मिडनाइट को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था और 15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। और इंडिपेंडेंस के जो जिस दिन हुआ था ना, उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी जिसका क्या नाम था? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी स्पीच दी थी। अब उस टाइम पर हर किसी के पास एक कॉमन गोल था, एक नेशन बिल्डिंग का एक कॉमन गोल था। क्या था? एक तो सबसे पहले हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है। सेकंड चीज़ कि जो गवर्नमेंट हम बनाएंगे ना, वो सबके भले के लिए काम करेगी। जो पुअर है, जो डिसएडवांटेज है, जो रिच है, सबके भले के लिए काम करेगी। स्पेशली तो हम पुअर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब आपको पता है कि इंडिया है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर बना था। कैसे? उस टाइम पर देखो, सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंस होते हमें क्या सामना करना पड़ा? पार्टीशन का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था लोगों का। और उसके साथ में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तब क्या चल रहा था? कोल्ड वार। क्या चल रहा था? कोल्ड वार। ठीक है, तो उसके अंदर में दो एक्सिस बन गए थे, उसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी हमारा जो लीडर्स थे ना, वो फ्यूचर के ऊपर फोकस्ड थे। अब इसके अंदर हर नेशन जब इंडिपेंडेंट होता है ना, तो उसको 3 मेन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और हमारे देश ने भी 3 ब्रॉड चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहला तो हमें नेशन बनाना है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है जिसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कस्टम्स है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट एथनिसिटीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसको एक साथ लेकर चलना, ऐसा ना हो कि वापस नेशनल यूनिटी पर खतरा बन जाए और वापस पार्टीशन हो जाए। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान बना था, एक पार्टीशन हो चुका है, हम ज़्यादा पार्टीशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? एक नेशन बनाकर चलना है जिसके अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन को अकोमोडेट करके हम चलना है। सेकंड चैलेंज क्या था? जब हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए, यूनिवर्सल सफरेज दे दिया। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट भी कर ली। पर चैलेंज इसमें क्या था कि हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस लानी है। क्या लानी है? डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस लानी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले। थर्ड चैलेंज क्या था कि हमें पूरी सोसाइटी का वेलबींग इंश्योर करना है। ठीक है, सिर्फ कुछ क्लासेस या कुछ कास्ट के लिए हमें वेलबींग नहीं करना है, उनको ही डेवलप नहीं करना है, हमें पूरी सोसाइटी को डेवलप करना है जिसके अंदर इक्वालिटी आ जाएगी, आपके सारे स्पेशल प्रोटेक्शन सब आ जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से लिख रखा है। DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो भी हमने इसी एम से बनाई है ताकि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके। आपको पता था कि उस टाइम में ना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, तो पॉवर्टी को हटाना हमारा एक गोल था। पार्टीशन हुआ था तो 2 नेशन बने थे, इंडिया और पाकिस्तान। अब एक कौन सी थ्योरी के बेसिस पर था? 2 नेशन थ्योरी, जिसके एडवांसेस किसने दिए थे? मुस्लिम लीग ने किए थे। अब 2 नेशन थ्योरी क्या है कि 2 नेशन बनाना है हमें। ठीक है, एक बना था इंडिया, एक बना था पाकिस्तान। द क्रिएशन ऑफ 2 नेशन इज नोन एज 2 नेशन थ्योरी। अब कांग्रेस इस पार्टीशन को बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर ऐसे ही कुछ हालात बन गए कि पार्टीशन होना पड़ा, पार्टीशन के लिए हाँ भरनी पड़ी। ठीक है, और एक किस बेसिस पर हमने डिसाइड किया था पार्टीशन होगा? रिलीजियस मेजॉरिटीज़। जिस जगह पर मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पे वो पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा, और जिस जगह पर हिंदू ज़्यादा होंगे वो इंडिया के अंदर चला जाएगा। अब देखो, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ थी? एक तो था बांग्लादेश वाला एरिया जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, एक था जो पाकिस्तान अभी वाला एरिया है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। तो ये 2 अलग अलग जगह, एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में है, इसलिए 2 बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और अपोजिशन बहुत ज़्यादा मिलाइन है, जैसे खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है ना पाकिस्तान का, वहाँ पे मेजर लीडर थे और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया, फिर भी इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। अब एक और प्रॉब्लम क्या थी कि जहाँ
पे है ना मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वहाँ पे नॉन मुस्लिम एरियाज भी हैं, जैसे पंजाब और बंगाल है ना, वहाँ पे नॉन मुस्लिम एरियाज भी थे, तो इन्हें हम डिस्ट्रिक्ट या उससे भी छोटे लेवल पर तोड़ रहे थे, ठीक है। अब ऐसा हो रहा था कि इंडिपेंडेंस डे तक किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा पाकिस्तान है कौन सा इंडिया, एक बाउंड्री फिक्स ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन था, किसी को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है। अब हिंदूज और सिख्स जो पाकिस्तान में थे, अब वो क्या बन गए थे, ट्रैप्ड माइनॉरिटी बन गए थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑब्वियसली होंगे पार्टीशन के। तो जो भी माइनॉरिटी थी, जैसे पाकिस्तान में हिंदू और सिख माइनॉरिटी में है और इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, तो वो क्या बन गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे। उन्हें जो कुछ टाइम पहले वो सोच रहे थे हमारा घर है, वो उनका कोई घर था ही नहीं, ठीक है। अब वो क्या बन गए थे, दूसरी कंट्री बन गया था। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, अनएक्सेप्टेड थी, जो अनकंट्रोल्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही थी, ठीक है। वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था, बहुत ज़्यादा लोगों को है ना अपने घर कुछ घंटों में छोड़ने पड़े थे, ठीक है। एक अनप्लान्ड पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ था सबसे बड़ा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये क्या बन गए थे, कम्युनल जोन्स बन गए थे, जहाँ पे क्या हुआ, कम्युनल राइट्स हो ही रही थी, मतलब अनकंट्रोल्ड कम्युनल राइट्स हो रही थी। और बहुत सारे लोग जो माइग्रेट कर रहे थे वो क्या रहेंगे, रिफ्यूज कैंप्स में रहेंगे। रिफ्यूज कैंप्स क्या होते हैं, जब भी कोई लोग माइग्रेट किए जाते हैं ना, तब उनके पास दूसरे कंट्री के अंदर रहने के लिए तो कुछ नहीं रहता, तो क्या बन जाते हैं, उनके वो एक नॉर्मल से टेम्प्रेरी हाउसेस बना देते हैं, जिन्हें रिफ्यूज कैंप्स कहते हैं, ठीक है। सफरिंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब लोगों के पास कुछ चलने की कोई ऐसे वाहन वगैरह कुछ नहीं था, ना तो वो ट्रांसपोर्ट था, तो वो क्या कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेप्स भी हुए हैं। इसके अंदर बहुत सारे वुमेन्स को क्या करा गया है, वहाँ से उठा लिया गया है, फिर उनका कन्वर्जन कर दिया गया है, ठीक है। जिससे वो शादी कर रही है उसके ही रिलीजन में उसका कन्वर्जन कर दिया गया था। जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गए। पार्टीशन एक तरह से आप बोल सकते हो डिवीजन ऑफ हार्ट है, ठीक है। इसको का डिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, असेट्स का हुआ है, लाइबिलिटीज़ का हुआ है, एक पेपर क्लिप तक का डिवीजन हुआ है। यहाँ पे रेलवेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब का डिवीजन हुआ है। 80 लाख लोग माइग्रेट करे हैं और जिसमें से 5 से लेकर 10 लाख लोगों को मार दिया गया है। इतने ज़्यादा मास किलिंग हुई थी इस टाइम पर। अब ये क्वेश्चन बन गया था कि क्या इंडिया हिंदू नेशन बनेगा। मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 10 से लेकर 12% थी। जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम नेशन बन रहा है, तो क्या इंडिया भी हिंदू नेशन बनेगा। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, जैसे ही इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ये क्वेश्चन आ रहा था, फिर इस क्वेश्चन को आंसर कैसे किया। मुस्लिम लीग मुस्लिम राइट्स चाहती थी, हिंदू ग्रुप्स हिंदू रिलीजन चाहते थे, पर हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो हर रिलीजन का। रिलीजियस बिलीव एक सिटीजनशिप के लिए ना बने, मतलब अगर आप इस रिलीजन के होगे तो ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए हमने क्या किया, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, ठीक है। अब हम महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ेंगे। देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे है ना, इन्होंने सेलिब्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, कोलकाता में थे और उस टाइम बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रही थी, तो इन्होंने अहिंसा और जो सत्याग्रह है उसको ज़्यादा प्रीच किया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्प्रेरी पीस तो आ गई थी। फिर दिल्ली चले गए ताकि वायलेंस वहाँ पे भी शांत हो जाए। फिर इन्होंने मुस्लिम की डिग्निटी के लिए फाइट किया और 1948 जनवरी में इन्होंने बहुत ज़्यादा फास्ट किया, जो इनका फाइनल फास्ट था, ठीक है, जिसकी वजह से पीस वापस आ गई। मुस्लिम अपने घर में भी चले गए और इंडियन गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान है उनको उनके बचे हुए ड्यूज़ भी दे दिए। बहुत सारे लोगों ने गांधी को ब्लेम किया कि कम्युनल इश्यूज इनकी वजह से हुए। तो क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इन्हें मार दिया गोली, ठीक है। इसकी वजह से इनकी लाइफ चली गई और यहाँ से हम गांधी जी के सेक्रीफाइस के बारे में समझ सकते हैं। अब देखो प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। अब देखो ब्रिटिश इंडिया है ना, एक तो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, यानी कि जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, ब्रिटिश उन्हें कंट्रोल करेंगे। एक थी इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है, राजा का रोल है, पर वो उसके अंदर उसको सिर्फ इंटरनल ऑटोनॉमी मिली थी, बाकी जो मेन जो कंट्रोल था वो तो ब्रिटिशर्स का था। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामाउंटी या सुजारेनिटी। क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगे, इंटरनल मैटर्स को रूल करेंगे, ठीक है, इंटरनल ऑटोनॉमी मिल गई थी। और ये इतने ज़्यादा थे कि 1/3 जो लैंड है ये वो यही लेते थे, 1/4 दी पॉपुलेशन कंट्रोल इनका था। इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था, ब्रिटिशर्स तो चले गए तो पैरामाउंटी चली गई। अब 565 टोटल देखो 565 प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास थे।
वो क्या थे, अपनी इंडिपेंडेंट हो चुके थे वो। अब उनके पास चॉइस थी, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। डिसीजन किसके पास था? रूलर्स के पास था, लोगों के पास नहीं था। ठीक है, लोग चाहे या ना चाहे, रूलर्स जो चाहता है वही होगा। और अगर ये 565 प्रिंसली स्टेट्स अलग हो जाते तो इंडिया की यूनिटी क्या होती है? थ्रेटन हो जाती। ठीक है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हैं तो इंडिपेंडेंट होने का बोल भी दिया, जैसे त्रावणकोर ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी कर दी, और नवाब ऑफ भोपाल है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन ही नहीं किया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इतने सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, तो क्या होगा कि बहुत सारे मल्टीपल नेशंस के अंदर इंडिया क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इंटरम गवर्नमेंट क्या होती है? उस टाइम पर जो इलेक्शंस तो नहीं हुए थे, तो जो 1947 से जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 तक, उसके बीच में जो भी गवर्नमेंट थी उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरम गवर्नमेंट। उसने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, और इसके अंदर क्या था? उन्होंने एक लाया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने साइन कर लिया था। अब ये सब हुआ क्यों था? ठीक है, प्रिंसली स्टेट को अलाउ क्यों करा गया था? ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई क्यों थी? ये हुआ था माउंटबेटन प्लान के अंदर, जिसके अंदर क्या था? प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि वो इंडिया को चूज़ करो या पाकिस्तान को चूज़ करो, उनकी मर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बार डिप्लोमेटिक मेथड्स भी यूज़ किए, बहुत बार फोर्स भी यूज़ किया गया है। तो ये इतना ईजी नहीं था। आप सोच रहे हो कि प्रिंसली स्टेट थे इतना ईजी होगा, इतना ईजी नहीं था। जैसे अभी हमारा जो है ना स्टेट ओडिशा, उसके अंदर 26 स्टेट्स थे, तो हर एक को डिप्लोमेटिक मेथड से आपको समझा बुझाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया? सबसे पहले तो कि लोगों की मत होनी चाहिए, कि लोग बोले कि हाँ इंडिया ज्वाइन करो, तो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन उनसे साइन कराए। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? फ्लेक्सिबल थी कि आपको राइट्स मिल जाएंगे। थर्ड क्या थी? हम चाहते थे हमारी यूनिटी पर कभी कोई थ्रेटन ना आए, वो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी जो चीज़ थी वही थी। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन तो करा दिया गया था, 15 अगस्त से पहले ही बहुत सारी जगहों पर साइन करा दिया गया था, बट इसके अंदर समस्या क्या थी कि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो साइन नहीं कर रहे थे, जिसके अंदर जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर आ जाते हैं। अब कश्मीर का इशू तो हम बाद में पढ़ेंगे। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के अंदर जो महाराजा थे बंदा चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन तो कर दिया था, पर शर्त क्या थी कि उन्हें पूरी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली थी। तो उसके अंदर ही इलेक्शन हुए थे जून 1948 के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इलेक्शन, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर हुए थे। ठीक है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि सितंबर 1949 के अंदर एक मर्जर एग्रीमेंट साइन करा गया था इंडियन गवर्नमेंट से। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ के जो इलेक्टेड असेंबली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इससे एग्रीमेंट से खुश नहीं थी। ठीक है, उसको इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थी वो। और सेकंड चीज़, हमने उसको पूछा ही नहीं था, जो महाराजा थे उन्होंने उससे कंसल्ट नहीं की, तो इसकी वजह से क्या हुआ था? थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट चला था। अब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद उस टाइम क्या था? लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। क्या था? लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। तेलंगाना का पार्ट आ गया, तो बहुत ज़्यादा पार्ट उसके अंदर कवर हो जाता। अब अगर इसको ये इंडिपेंडेंट हो जाता तो क्या होता? इंडिया फर्दर 2 हिस्सों में और डिवाइड हो जाता। इसको रूल कौन कर रहा था? निज़ाम, जो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे उस टाइम पर, और इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया से नवंबर 1947 के अंदर। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का सिंपली मतलब है कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इंडिया को भी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं मतलब एकदम न्यूट्रल हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा अभी। अब यहाँ पे क्या था? जो लोग हैं वो इससे खुश नहीं थे, तो इन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट क्या किया? मूवमेंट शुरू कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना, निज़ाम था मुस्लिम, पर जो भी कंट्रोल कर रहा था ना, जो भी पॉपुलेशन पर, वो थी हिंदू, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब लोगों ने मूवमेंट लॉन्च कर दिया निज़ाम के खिलाफ, तो क्या होगा? उसने अपनी फोर्स धारी, जिसको क्या बोलते हैं? रजाकार्स। ठीक है, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसने बहुत ज़्यादा बहरेमी से, क्या बोल सकते हो आप, कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन वे से क्या किया था? वहाँ पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी। ठीक है, उसको पूरी ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि चाहो जो करो, बस मुझे कंट्रोल चाहिए। अब इसके अंदर इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया सितंबर 1948 के अंदर, और थोड़ी बहुत फाइटिंग के बाद में क्या हुआ था? जो निज़ाम है उन्होंने सरेंडर कर दिया, और हैदराबाद इंडिया। अब देखो जूनागढ़ में क्या था कि है ना, लोगों से वोट लिया गया, और उसके अंदर हमें पता चल गया कि लोग चाहते हैं इंडिया को ज्वाइन करना, तो इसकी वजह से जूनागढ़ इंडिया के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये सारे स्टेट्स तो हमने इंटीग्रेट कर लिया, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टेट इंटीग्रेशन तो हो गया,
पर उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? जैसे अब देखोगे अभी जो स्टेट्स है ना, अभी कितने हैं हमारे पास स्टेट्स, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। हम भी जो स्टेट्स है ना वो पहले वाले प्रिंसली स्टेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे वो सबसे पहले आ गया था। ठीक है, पहले ही डिसाइड करा गया था कि नागपुर सेशन 1920 के अंदर कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम ये करेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए सब कुछ कर दिया था, ऑर्गेनाइज कर दिए थे, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी। बट हम क्या चाहते थे कि हमारे लिंग्विस्टिक और कल्चरल जो बेसिस है उसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो। अब उस टाइम पर ये था कि अगर हमने इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइज कर दिया तो क्या पता डिवीजन हो जाए एक और बार, क्या पता कि पार्टीशन हो जाए एक और बार। तो हमने इसको क्या किया, पोस्टपोन करते रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहा था तो हमने पोस्टपोन कर दिया। अब यहाँ पे एक क्या हुआ कि जो लोग हैं वो चाहते थे कि उनका एक नया स्टेट क्रिएट हो जाए। इसकी वजह से विस्लंद्रा मूवमेंट हुआ, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो मद्रास प्रोविंस है वहाँ पे हुआ। इसके अंदर डिमांड क्या थी कि नया स्टेटहुड दे उन्हें। ठीक है, और इसका जो लीडर है वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, जो 56 डेज तक उन्होंने फास्ट किया, उसके बाद वो मर गए। और इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और बहुत ज़्यादा लीडर्स ने रिज़ाइन कर दिया। फाइनली जो आंध्र प्रदेश है, जो अभी हमारा आंध्र प्रदेश है, वो क्रिएट हुआ दिसंबर 1952 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो क्रिएट हो गया तो बाकी सारे स्टेट्स कैसे चुप रहेंगे? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के अंदर सेट हुआ। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, जो अब भी लिंग्विस्टिक डिमांड्स है उसके ऊपर स्टेट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमने स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। ठीक है, पहले सोचा था कि क्या पता ये रिलीजियस जो लैंग्वेज है वो यूनिटी को थ्रेटन करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने और क्या किया, हमारे देश को और ज़्यादा यूनाइट किया और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया। अब क्या था कि जो पॉलिटिकल पावर है वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो स्टेट्स है उसको भी दी गई थी और इसके अंदर यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई थी। 1956 के बाद में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। अब आप देखो कि बॉम्बे उस टाइम क्या था, बाइलिंगुअल था, यानी कि 2 लैंग्वेजेस चलती थी यहाँ पे। एक तो थी मराठी, एक थी गुजराती, जिसके अंदर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों साथ में थे। वो क्या हुआ, स्प्लिट हुआ महाराष्ट्र और गुजरात में 1960 के अंदर। ठीक है, पंजाब अब देखोगे 1966 के अंदर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। ठीक है, जिसके अंदर पहले पंजाबी और जो हिंदी है वो बोली जाती थी। अब नॉर्थ ईस्ट में भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1972 के अंदर। मेघालय आसाम से अलग हुआ, मणिपुर त्रिपुरा स्टेट्स बने और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 के अंदर बने। नागालैंड 1963 के अंदर स्टेट बना। ठीक है, तो नए नए स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं। अब कुछ स्टेट्स तो लिंग्विस्टिक डिमांड्स पर नहीं बल्कि कुछ रीजनल आइडेंटिटी और डेवलपमेंट इम्बैलेंस की वजह से भी हुआ है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 के अंदर और तेलंगाना 2 जून 2014 के अंदर। और भी अभी भी डिमांड्स है कि नए स्टेट्स बनाने की, जैसे विदर्भा जो महाराष्ट्र के अंदर है, हरित प्रदेश जो यूपी के अंदर है, गोरखालैंड जो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स की अभी भी डिमांड चल रही है। अब देखो इसके अंदर जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने मेन रोल प्ले किया था वो ऑब्वियसली आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ही हैदराबाद में भी यही किया था। उन्होंने वही मेन लीडर थे जिन्होंने इंटीग्रेशन के अंदर किया। उन्होंने ही आर्मी को भेजा था। ठीक है, और उन्होंने ही जो भी ये प्रिंसली स्टेट्स है उनके साथ में क्या था, डिप्लोमेसी को यूज़ करके उन्हें अपने फेवर में लिया था। ठीक है, प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर लीडर थे इनके और महात्मा गांधी के फॉलोअर भी थे। ठीक है, इन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे बट नहीं बने ड्यू टू सम रीजंस, और इन्होंने ऐसे सर्व किया था और इन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा योगदान अपना दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेंबर, और इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है अपना कमिटीज़ के अंदर, जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट लीडर की बात करने वाले हैं जिन्होंने 56 डेज का फास्ट किया था। ठीक है, फास्ट अप टू डेथ लिया था। पोटी श्रीरामुलु डेडिकेटेड गांधीयन थे। ठीक है, जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर भी पार्ट लिया था और 1946 के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा फास्ट किया था मद्रास प्रोविंस के अंदर दलित्स को आने थे इसके लिए। और ये क्या थे, फास्ट अप टू डेथ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 के अंदर शुरू किया था ताकि सेपरेट आंध्र प्रदेश बन जाए। इनकी डेथ 15 दिसंबर 1952 के अंदर हो गई और इसकी वजह से क्या होता, मैसिव पब्लिक अनरेस्ट हो गया था।
अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसके अंदर सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।